अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इजाज़ फ़ारूक और आप देख रहे हैं पीपीएससी स्मैशर। आज की वीडियो का पर्पज़ सिर्फ एक अपडेट शेयर करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप्स या जो हमारे फेसबुक के ग्रुप्स हैं या पेज हैं उसके थ्रू पता चल गया होगा, सोशल मीडिया के जितने भी हैंडलर हैं, कि अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली पीपीएससी के थ्रू मेरी 7th टाइम जो है वो BS17 के स्केल में रिकमेंडेशन हुई है। तो आज इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि मैं इस वीडियो में अपने साथ आप लोगों के साथ उस सारे जो प्रोसेस रहा है रिटन टेस्ट से लेके या पोस्ट के एडवर्टीजमेंट होने से लेके रिटन टेस्ट और फिर इंटरव्यू और फिर मेरिट लिस्ट तक के लगने तक का सफ़र शेयर कर सकूं, ताकि आप लोग अगर कभी इंटरव्यू में जाएं तो कुछ ये वीडियो आपकी हेल्प कर सके। तो सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जी, अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का और उन सब दोस्तों का भी शुक्रिया जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, और इसके अलावा उन दोस्तों का भी शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। अब आप लोगों ने रिसेंटली भी देखा होगा, मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई कि मेरी रिकमेंडेशन हुई। नीचे काफ़ी लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए हुए थे कि आप ज्वाइन तो करते नहीं हैं और आप दूसरों का हक खा रहे हैं, और बाद औक़ात में तो बाकायदा अब्यूज़ भी किया हुआ था। खैर, मैंने उनको पढ़ा है, मैंने कमेंट भी डिलीट नहीं किए, पढ़े रहें। तो शायद उनको चीज़ का पता नहीं है कि एक बंदा अगर रिकमेंड हो गया और अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहा तो उससे नीचे वाले मेरिट में जो बंदा होता है उसको नेक्स्ट रिवाइज लिस्ट में रिकमेंड कर दिया जाता है। और इवन कि ये जो लिस्ट है या ये कहने की जो वीडियो है, ये स्टोरी है मेरी, इसी चीज़ पर बेस करती है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैंने पहले इसका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये इंटरव्यू हुआ था जून 2025 में और मेरे ख्याल में 12 जून या 13 जून की डेट थी, तो तकरीबन 7-8 माह तकरीबन हो चुके हैं। तो मैंने एक्सपीरियंस शेयर क्यों नहीं किया, तो पहले मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ कि जो मेरा इंटरव्यू था वो कितना अच्छा हुआ नहीं था। मुझे कहीं से भी फीलिंग नहीं आ रही थी कि यार मेरा इंटरव्यू इतना आउटस्टैंडिंग हुआ है कि मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा। तो फिर इस वजह से मैंने कहा मैं पहले वेट करता रहा कि यार रिज़ल्ट आ जाए, अगर रिज़ल्ट आ जाता है उनके मैं रिकमेंड हो जाता हूँ, फिर मैं रिज़ल्ट जो अपना शेयर कर दूँगा। अच्छा, इसमें हुआ क्या कि जब पहली फाइनल लिस्ट लगी या कह लें कि मेरिट लिस्ट लगी, इसका फाइनल रिज़ल्ट आया, तो उसमें 16 सीट्स थी है, तो उनमें से तकरीबन मेरे ख्याल 15 बंदे रिकमेंड हुए, एक कोई सीट खाली रह गई थी। तो उन 15 बंदों में मेरा नाम नहीं था। मेरा नाम जो था वो तकरीबन कोई 18वें मेरिट लिस्ट पे 18 नंबर पे आ रहा था, यानी कि मुझसे ऊपर 4-5 बंदे थे। 4-5 बंदे इस तरह थे क्योंकि ओपन मेरिट में 11 सीट्स थी और 18वां मेरिट था, तो मुझसे और जो लास्ट रिकमेंड हुआ तो उसके बीच में 6 बंदों का गैप था। तो मुझे कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगी कि यार में से कुछ बंदे तो ऐसे होंगे जो छोड़ जाएंगे, तो हो सकता है कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। तो फिर मैंने जो है वो कह लें कि होल्ड पे रखा इस इंटरव्यू को कि एक दफ़ा फाइनल हो जाए, क्लियर कट हो जाए कि मैं रिकमेंड हो भी रहा हूँ या नहीं, ये ना हो कि मैं नॉट रिकमेंड ही बना दूँ और कल को जाकर मैं रिकमेंड हो जाऊँ। तो फिर इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखा। अच्छा, फिर मजे की बात ये कि इसकी जनवरी 2026 में दूसरी मेरिट लिस्ट लगी। पहले रिजल्ट तकरीबन आया था इसका कोई नवंबर या अक्टूबर में आया था मेरे ख्याल में, 2-3 माह के अरसे के बाद जनवरी 2025 में आके 26 में आके मिड जनवरी था इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट लगी। और उसमें किस्मत देखी है कि मुझसे ऊपर वाले जो 4 बंदे थे ना वो मतलब रिकमेंड हो गए, यानी कि जो ओरिजिनल मेरिट लिस्ट में थी उसमें से कोई 4 बंदे छोड़ गए या उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करके छोड़ दिया। तो मुझसे ऊपर जो 4 बंदे थे ना वो रिकमेंड हो गए। मैं अगेन नॉट रिकमेंड में पहले नंबर लिस्ट में पहले नंबर पर आ गया। तो उस वक्त फिर मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडलर के थ्रू एक स्टेटस भी लगाया था इसका नॉट रिकमेंड के मैं पहले नंबर पे हूँ, और मैंने एक शेयर भी लिखा था कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो उसमें कुछ लोगों को समझ गए, उन्होंने मुझे मुबारक देना शुरू कर दिया। खैर, मैंने भी कह लें कि अनडिज़र्व्ड कंग्रेचुलेशन जो है वो रिसीव की। तो जिनको पता चल गया उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा नेक्स्ट। तो मुझे भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि यार थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी, थर्ड मेरिट लिस्ट लगी तो मेरा इसमें नाम आ जाएगा। अच्छा, फिर हुआ क्या कि आप लोगों को रिसेंटली पता चला होगा कि पीपीएससी ने थोड़ा सा अपनी स्कीम जो है वो चेंज कर दी है। पहले क्या होता था कि लेट्स से अगर एक बंदे ने ज्वाइन नहीं किया तो डिपार्टमेंट जो है दोबारा से पीपीएससी को कहता था कि इतने बंदों ने इस लिस्ट में से ज्वाइन नहीं किया, आप हमें जो पहली लिस्ट में नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे उनमें से इतने ही बंदे हमें दोबारा से रिकमेंड करके लिस्ट भेजो ताकि हम उनको बुला सकें। तो पीपीएससी इस तरह करता रहता था जब तक डिपार्टमेंट उसको कहता रहता था। जब पिछले साल जो है कह लें कि इस साल के शुरू में पीपीएससी ने एक नया रूल लागू कर दिया। उसने कहा कि अगर डिपार्टमेंट हमें एक रिक्वेजिशन भेजता है और 1-2 उसकी रिवीजन भी करवा लेता है, तो उसके बाद अगर मज़ीद उसको सेम डेजिग्नेशन की जो सीट्स हैं वो नई रिक्वेजिशन हमें भेजता है, यानी कि रिवाइज की नहीं भेज रहा, नई उसने भेज दी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट का नाम था, 2024 में ही आई थी और 2025 में इसका फाइनल रिजल्ट आया। अब 2026 में डिपार्टमेंट ने अगेन कुछ 5-6 सीट्स की रिक्वेजिशन डिपार्टमेंट को भेजी, पीपीएससी को भेजी कि हमें मजीद इस सीट के अगेंस्ट 6 बंदे रिकमेंड करके दो। तो पीपीएससी ने कहा कि अगर इस तरह कुछ होता है कि 1 साल के अंदर अंदर कि जो पहली मेरिट लिस्ट लगी थी उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर अगर डिपार्टमेंट हमसे दोबारा एक नई रिक्वेजिशन भेजता है तो हम दोबारा से टेस्ट कंडक्ट नहीं करेंगे, दोबारा से इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो लास्ट मेरिट लिस्ट हो रही होगी उसमें जो नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट थे उनको हम रिकमेंड करके आप लोगों के साथ
कि डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर देंगे। अब हुआ ये ऐसे ही, उन्होंने दोबारा रिक्वेजिशन या फ्रेश रिक्वेजिशन भेजी और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं नॉट रिकमेंड लिस्ट में पहले नंबर पर था। तो उन्होंने जो है क्या किया जी, मैं और मेरे साथ जितने 4-5 बंदे और थे जितने की रिक्वेजिशन गई थी, वो बंदे जो है सेलेक्ट करके भेज दिए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरी लिस्ट किस तरह से बनी। तो देख लें कि सबसे पहले तो ये इसकी रिवीजन नंबर 3 है। मैंने बताया कि पहली लिस्ट में नाम नहीं था, दूसरी में भी नहीं था, दूसरी में मैं नॉट रिकमेंड में पहले नंबर पर आ गया था। तो ये हमसे पहले 15 बंदे ऑलरेडी इसमें सेलेक्ट हो चुके थे, ये उनकी आ रही है। और यहाँ से स्टार्ट हो रही जी हमारी गेम। अब इसमें पढ़े लिखा क्या हुआ है, कैंडिडेट रिकमेंडेड अगेंस्ट न्यू या फ्रेश रिक्वेजिशन, के नए सिरे से दोबारा रिक्वेजिशन आई है, इसलिए फिर इन कैंडिडेट्स को जो पहले नॉट रिकमेंड हो चुके थे अब रिकमेंड किया जा रहा है। तो अब मैं आप लोगों के साथ इसकी नॉट रिकमेंड लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, उसमें आप देखेंगे कि मैं पहले नंबर पर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी फिर हुआ क्या, उन्होंने 5 की नई रिक्वेस्ट भेजी थी। तो उन्होंने 5 बंदे जो नॉट रिकमेंड लिस्ट में थे वो दोबारा से रिकमेंड करके लिस्ट इशू कर दी। और इसमें आपका भाई जो है एजाज फारूक सन ऑफ अब्दुल मजीद बासिर फ्राम भक्कर अगेन टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो इस तरह से कह लें कि छक्का लगा है, या कह लें कि अल्लाह ताला को मंजूर था, तो अल्लाह ताला ने इस तरह से मेरी इसमें रिकमेंडेशन करवा दी। ये सीट वो है जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए। इसके मैं अभी पास देखता हूँ कि क्या क्या है, हो सकता है किस चीज़ को मैं ज्वाइन कर लूँ। अच्छा, अब इसकी एक दफ़ा मैं आपको डीएमसी दिखा देता हूँ। डीएमसी जब मैं पहली दफ़ा नॉट रिकमेंड हुआ उसी वक्त आ गई थी, मैंने संभाल के रखी हुई थी, क्योंकि मेरी आदत है मैं कि सारी की सारी चीज़ें संभाल के रखता हूँ। मैं आप लोगों को अपनी प्रीवियस जितने भी रिकमेंड केस हैं वो सारे दिखा देता हूँ, यहाँ पे वो सारे के सारे मौजूद हैं। खैर मैंने ऑनलाइन क्लाउड पे रखे हुए हैं, तो इसको उस वक्त मैंने रख दी थी, इसलिए आपको यहाँ पे नॉट रिकमेंड लिखा हुआ नजर आएगा। लेकिन क्योंकि मेरिट लिस्ट या कह लें कि मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो यही थी, तो इसलिए मैं अब इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखें जी, इसमें आप देख सकते हैं कि केस का नंबर ये था 50J 2024, मेरा एप्लीकेशन नंबर ये था, और सीट का नाम था असिस्टेंट डायरेक्टर, और काफ़ी बड़ा नाम था इस तरह करके। 16 ऊपर मेरिट, 16 टोटल सीट थी, जिनमें से ऊपर मेरिट थी 11। मेरा उस वक्त जो कह लें कि नंबर था मेरिट नंबर वो 18 बना था, यानी मुझसे ऊपर 6 बंदे ऐसे थे जो नॉट रिकमेंड थे और 7वां बंदा मैं था। इस तरह मेरा टोटल मेरिट नंबर 18 बन रहा था। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये एक इसके बारे में मैंने बताया था कि इस सीट पे जो है ना, जो बंदे अप्लाई कर सकते थे वो काफ़ी सारी फील्ड से कर सकते थे। तो ये एक कह लें कि मखलूत टाइप की इसका पेपर हुआ था। इकोनॉमिक्स में से पेपर आया था, कंप्यूटर साइंस में से आया था, मैथमेटिक्स में से आया था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में से आया था, और मेरे ख्याल में एक और कोई था, इनमें से काफ़ी मिक्स पेपर आया था। तो इसलिए इसका मेरिट थोड़ा सा लो भी रहा था, 49 पॉइंट समथिंग मेरे ख्याल में, या 45 पॉइंट समथिंग इसका मेरिट गया था, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इतना ही कोई मेरिट था। तो मैंने इसमें रिटन टेस्ट में अचीव किए थे 51.25 मार्क्स, ये मेरा रिटन टेस्ट का स्कोर था। एकेडमिक्स उस वक्त काउंट होते थे, तो मेरा 32.2 एकेडमिक्स के बन रहे थे। रिटन आपको पता है कि एक्चुअल में ये हाफ होके लगते हैं। इंटरव्यू में मुझे पैनल ने स्कोर किया, अवार्ड किए जो थे वो थे 66। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इतना अच्छा मेरा इंटरव्यू हुआ भी नहीं था कि मैं इस पर सरप्राइज होता कि यार 66 मार्क्स क्यों आ गए। तो मुझे उस वक्त भी लग रहा था कि कोई इतना अच्छा खास हुआ नहीं इंटरव्यू। तो ये जस्टिफाइबल नंबर है कि इसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं कि मैं कहूँ अच्छा हुआ तो और नंबर कम है, नहीं, ये नंबर ठीक है मेरे हिसाब से। खैर 68 तक हो सकते थे जहाँ पे मैं इमेजिन करके बैठा था। 68 होते तो मैं पहले लिस्ट में रिकमेंड हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन जैसे अल्लाह ताला को मंजूर होता है वही होता है। तो 66 इसमें मेरे कहने के रिटर्न में मार्क्स थे, तो सॉरी इंटरव्यू में मार्क्स थे। अब रहेगी बात जी इंटरव्यू के पैनल की, कि पैनल किस तरह का था, क्वेश्चनिंग किस तरह से हुई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। पहला इसका बड़ा दिलचस्प जो एक सफ़र है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक रात पहले तक भी मेरा कहने के 50-50 इरादा था कि मैं इंटरव्यू में जाऊँ या ना जाऊँ। क्यों? वो इस तरह से था कि हमने एक प्लान किया होता कि एक गाड़ी में जाएंगे, और जो गाड़ी वाले थे ना वो थोड़ा सा कहने के उनका अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं वो जाएंगे भी या नहीं। तो सुबह 5 बजे हमने निकलना था, सुबह 5 बजे मैंने उनको कॉल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका इरादा बना हुआ था कि हम जाएंगे। तो फिर मैं उनके साथ चला गया। अच्छा, उससे पहले इस दफ़ा पिछली दफ़ा मैंने सबक सीख लिया था कि मेरी टाइम मिस हो गई थी, मैं बड़ा परेशान रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था प्रोग्राम ऑफिसर आईटी के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में मैंने शेयर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैंने टॉप किया था पूरे पंजाब में। तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि मेरे पास टाइम नहीं थी, मैं जाके इंटरव्यू हाल में पहुंच गया था, और फिर कैसे हमने वो टाई को मैनेज किया था, वो भी एक बड़ा दिलचस्प कहानी थी। तो इसमें मैंने पहले से ही ऑनलाइन मंगवा ली थी टाई के, अब कोई मसला ना बने, अब बंदा फूक फूक पे कदम रखता है। तो हम जी तैयार में नहीं हुआ, मैंने ड्रेस जो है वो घर से, बल्कि हाँ मैं घर से तैयार होकर निकला। भक्कर से लाहौर हमने जाना था, भक्कर का डिस्ट्रिक्ट है और मेरा जो टाउन है वो जन्नावाला है। जन्नावाला से कम बेश 4 घंटे का सफ़र है लाहौर का। तो हम 5 बजे होते होते हमें तकरीबन 5:30 हो गए थे जब हम घर से निकले, यानी कि हमने सफ़र का आगाज़ किया। तो 5:30 से लेकर तकरीबन हम 9:30 बजे तक जो है ना वो पहुंच गए थे, लाहौर में इंटर हो गए थे। फिर कुछ हमें टाइम लगा, तकरीबन 10:15 बजे जो है ना मैं PPSC के हेड ऑफिस पहुंच गया। तो गाड़ी वालों ने मुझे उतारा,
तो अब मुझे था कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मुझे 10 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये तो नहीं था कि मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मुझे पता था कि वो अकोमोडेट कर देते हैं। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 इंटरव्यू दे चुका था, जिनमें से 6 में मेरी रिकमेंडेशन हो चुकी थी, सिर्फ एक है जो मैं अभी तक नॉट रिकमेंड हुआ था, और ये मेरा 8वां इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। तो खैर मैं जो मैंने उसको कहा कि मुझे तैयार श्यार होना है, मैं उसमें आपको पता होगा जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं तो कि जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन सेंटर बना हुआ है उसके साथ ही बिल्कुल उनके 2-3 वॉशरूम्स हैं, आप वहाँ पे जाके इवन के अपना ड्रेस वगैरह भी चेंज कर सकते हो अगर आप घर से नहीं हो के आ रहे। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ आपको, अगर आपने घर से ड्रेसिंग करके नहीं आनी, आप चाहते हैं कि सफ़र में ख़राब हो जाएगी, तो आप पीपीएससी में चाहे वो बाकायदा जगह नहीं है चेंज करने की, लेकिन एक वॉशरूम 2-3 इकट्ठे वॉशरूम है, उसमें से एक में आप एडजस्ट कर सकते हो अपने आप को। मेल हजरात जो हैं वो वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फीमेल का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि है या। तो मैंने वहाँ पे जाके दोबारा से अपने आप को तैयार श्यार किया, थोड़ा सा टाई वगैरह सेट की और शर्ट वगैरह सेट की, ताकि एक बंदे का थोड़ा सा फ्रेश लुक आ जाए। वहाँ से मैं निकला, ऊपर पहुँचते पहुँचते तकरीबन मुझे 10:30 हो गए थे। तो अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है क्योंकि ये इंटरव्यू जिस दिन हुआ था वो 12 जून 2025 था, काफ़ी टाइम हो चुका है। पहला जब मेरी लिस्ट लगी वो भी तकरीबन अक्टूबर में लगी थी, लेकिन करीब करीब मैं जितने मुझे कुछ याद है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जब मैं पहुँचा तो मेरे ख्याल में 4था या 5वां फ्लोर था, तो वहाँ पे भी मुझे पहुँचते पहुँचते जो इंटरव्यू कमेटी थी मेरी, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया। वहाँ पे जो क्लर्क है उसने मुझे देखते कहा वो किधर रह गए थे आप भाई, इतनी देर हो गई, आपको तो नंबर गुजर गई, ये वो आगे पीछे। तो मुझे खैर वहाँ पे बंदे को तो ये नहीं होता, ये मैं आपको बता देता हूँ कि बेशक आप 10 इंटरव्यू दे लें, बेशक आपका पहला है, जब अचानक से आपको कुछ चीज़ का सामना करना पड़ता है ना, तो इंटरव्यू का अपना एक क्रिज्म होता है, तो आपको थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। तो वहाँ पे मैं चौक कर गया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप क्या होगा, हालांकि मुझे पता भी था यार कुछ नहीं होता, वो मेरे बाद उसका नंबर है तो मुझे एडजस्ट कर देंगे। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, मैंने उसको फिर कहा कि यार पानी मुझे पिला दो, उसने कहा जी फलां जगह जिससे कुल्लर से पी जाके पिए, मैं पानी शीनी पी के आया, फिर मैं कहना कि मुझे मेरे कुछ हवास जो है बहाल हुए। तो खैर उसने कहा जी आप यहीं बैठ जाएँ, अगला नंबर ही आपका है। तो उसने मुझे फ़ौरन से मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया और मुझे बाहर कुर्सी पर बिठा दिया कि अगला नंबर ही आपका है। तो मैंने अपने आप को जो एक कह लें कि साइकोलॉजिकल मेरी एक्सरसाइज होती है, थोड़ा सा लंबे लंबे सांस लेना और गहरे गहरे सांस लेना, थोड़ी देर बैठ के मैंने अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल किया। अच्छा इस चीज़ में, इस इंटरव्यू में मैंने एक चीज़ थोड़ा सा कह लें कि डिसाइड करके गया था कि मैंने सारा इंटरव्यू जो है इंग्लिश में देना है। रिकमेंड हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैंने कौन सा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह के इसी पे मेरा वो था कि नहीं यार मैंने लेनी है। तो मैंने कहा कुछ नई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, अपना तो कम से कम फ़ायदा होना, अपने आप को तो मैं ग्रो करूँ ना। तो मैंने इस दफ़ा तहिया किया होता कि यार मैं इंटरव्यू दूंगा तो सारे के सारे इंग्लिश में दूंगा। इंग्लिश मुझे हालांकि कुछ आती नहीं है खास, कभी लिख तो हम फिर भी लेते हैं, बोलने में बड़ा मसला होता है। तो मैंने कहा नहीं यार जैसे भी है इस दफ़ा देनी इंग्लिश में ही। तो जी इंटरव्यू हुआ मैं, तो इस दफ़ा मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले भी प्रोग्राम ऑफिसर के इंटरव्यू में कि 4 बंदों का पैनल था, पहले 3 को होता था। तो मैं समझा कि अब शायद सिर्फ प्रोग्राम ऑफिसर में 4 है, लेकिन इसमें भी 4 बंदे बैठे हुए थे। इकराम कम्बो, पत्नी कौन से कम्बो साहब हैं, अब उनका मुझे नाम याद नहीं है, वो उस पैनल को हेड कर रहे थे। तो मैं जैसे जाके बैठा, अब यकीन करें मैं आपको एग्जैक्टली अपना वो बता रहा हूँ सिनेरियो के हुआ क्या। मैं जाके बैठा, वो जो चेयरमैन साहब थे ना उन्होंने बाकायदा जमाई ली, यानी कि वो या तो थके हुए थे यार उनकी रात को नींद पूरी नहीं हुई थी, इतने वो गैर सीरियस तरीके से बैठे थे कि कैंडिडेट के सामने जमाई ले रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, मैंने कहा यार ये बंदा सीरियस ही नहीं है कैंडिडेट को लेके। खैर मैं जाके बैठ गया जी। इसमें एक और बड़े मज़े की बात हुई, जब मेरा हमारा इंटरव्यू चल रहा था, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं जाके बैठा जी, उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा सबसे पहले, तो वो तो ज़ाहिर है मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैंने वो रटा हुआ है एग्जैक्ट वही मैं हर इंटरव्यू में अगर मुझसे पूछते हैं तो वही बताता हूँ। तो मैंने उनके साथ इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन शेयर किया। तो अच्छा अब एक बात यहाँ पे ये था कि मसला ये था कि मैंने इस पोस्ट पे जब अप्लाई किया था तो मुझे डिपार्टमेंट एनओसी नहीं दे रहा था, तो मैंने एनओसी को यस नहीं किया हुआ था। तो मैं अपना जितना भी पिछला जर्नी है, चाहे वो पीपीएससी के थ्रू रिकमेंडेशंस हैं, चाहे मैं मेरा करंट पोर्टफोलियो था, वो मैं शेयर नहीं कर सकता था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं जी। मैंने उनको कहा कि मैं एक प्राइवेट कॉलेज में एज आ लेक्चरर कंप्यूटर साइंस वर्क कर रहा हूँ, और ये ठीक भी था, मैं पार्ट टाइम एक प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने कहा जी अच्छा जी क्या पढ़ाते हैं हम, कौन सी क्लासेस को पढ़ाते हैं। मैंने बताया जी इन क्लासेस को पढ़ाता हूँ। तो उसके बाद खैर चेयरमैन साहब ने जो है इंट्रोडक्शन वगैरह ले लिया, तो उसने मुझे एक जो डीआर बैठा था डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, उसके हैंड ओवर किया। तो अब क्योंकि ये पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन का एक डिपार्टमेंट का इंटरव्यू था, तो उसने मुझसे स्मॉल इंडस्ट्री के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मैं इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होकर गया था, प्रोग्राम ऑफिसर के बाद मुझे पता चल गया था कि डिपार्टमेंट से क्वेश्चनिंग होती है, तो मैं थोड़ा सा प्रिपेयर था। तो उसने मुझसे पूछा कि स्मॉल इंडस्ट्रीज से क्या मुराद है जी। मैंने उसको बताया आर्टिफैक्ट्स, और एक और चीज़ उसने मुझसे डिफरेंस पूछा, मैंने वो बताया उसका। फिर उसने मुझसे पूछा कि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन के तहत कितने जोन हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, तो वो भी मैं कुछ पढ़ के गया था, अब तो मुझे याद नहीं है। तो मैंने उसको बताया कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे हैं। अच्छा एक और इस तरह कुछ उसने एक टर्म पूछी थी, वो मैंने उसको बताई। फिर उसने मुझसे पूछा कि करंटली जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के तहत हुकूमत कौन से इनिशिएटिव ले रही है। तो उन दिनों नया नया ये कार्ड आए थे जो आसान का कारोबार कार्ड हैं और जिस तरह के हैं,
तो मैंने वो सारे दोनों कार्ड के बारे में उनको डिटेल से बताया कि क्या फ़र्क है और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद उसने मुझसे हैंडीक्राफ्ट का पूछा, हैंडीक्राफ्ट आपके इलाके में कुछ बनती हैं या नहीं, तो मैंने उनको बताया। और फिर उसने पूछा कि पाकिस्तान में सबसे मशहूर जो हैंडीक्राफ्ट्स के एरियाज़ हैं उनके नाम बताएं, तो वो कुछ एक दो मैंने बताए जो मुझे लगते थे, और इस तरह करके। तो ये क्योंकि जनरल था और ज़्यादातर ओपिनियन बेस्ड रहा था कि आप किस तरह देखते हैं कि एक वो मैनेज कर सकता है या ग्रो कर सकते हैं, हमें बताएं कि हम इस इंडस्ट्रियल एरिया को कैसे ग्रो करें, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को कैसे ग्रो करें, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो मैंने दिया ये सारा इंग्लिश में, और इंग्लिश में ऐसे दिया कि कुछ मैं बोल लेता था, कुछ मैं अटक जाता था, मैं सोच के बोलता रहा, लेकिन दिया मैंने ये सारे का सारा यहाँ तक इंग्लिश में। अब उसके बाद जो दूसरा बंदा बैठा हुआ था वो पता नहीं किस डिपार्टमेंट से था, लेकिन उसने भी मुझसे क्वेश्चंस किए। वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा था थोड़े से टेक्निकल से क्वेश्चंस। उसने मुझसे पूछा फॉर एग्जांपल ई फाइलिंग क्या है, FOAS क्या है, और डिजिटल से उसने एक दो मुझसे क्वेश्चनिंग की। अच्छा, फिर चेयरमैन साहब के पास मैं दोबारा चला गया। चेयरमैन साहब ने मुझसे पूछा कि आप जो कंप्यूटर साइंस के फील्ड के बंदे हैं, आप हमें बताएं जी कंप्यूटर साइंस को आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हैंडीक्राफ्ट को बनाने के लिए। तो मैंने एक दो बताया। उसने कहा जी इससे बेहतर ये नहीं है कि आप पहले मॉडलिंग करके उसके डिज़ाइन को बना लें और डिज़ाइन के तहत फिर आप उस चीज़ को कन्वर्ट करें। मैंने कहा जैसा इस तरह भी हो सकता है। मैंने उसको 3D मॉडलिंग के एक दो कंसेप्ट बताए इस तरह करके। अच्छा, फिर हाँ, एक फिर जो कंप्यूटर वाला बंदा था मुझे याद है, हाँ कंप्यूटर वाला बंदा भी उसमें बैठा हुआ था। उसने मुझसे फिर पूछा जी आसान आसान से क्वेश्चन पूछे। यार यहाँ पे भी मैं एक क्वेश्चन जो है ना गलत कर गया, और हालांकि हम हर साल बच्चों को पता नहीं कितनी दफ़ा पढ़ाते हैं मुझे। उसने मुझसे जॉइंट्स के बारे में पूछा, डेटाबेस के जॉइंट्स क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था जनाब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में। फिर इसने क्वेश्चन मुझसे पूछा फाइल के बारे में कि फ़ाइल क्या है। अब फाइल को मैं डिफाइन करने लगा तो मेरे जहन में उस वक्त एट द स्पॉट कुछ उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आई। खैर कंसेप्ट मैंने उसको समझा दिया, लेकिन वो मैं डेफिनेशन नहीं बता पाया। बाद में आगे मैंने कहा यार ये फाइल भी मैं उसको बता पाया देखें। तो खैर इस तरह के एक दो क्वेश्चन उसने और पूछे मुझसे। मैं एग्जैक्ट एक डेटाबेस था जॉइंस मुझे कंफर्म याद है, PCB वाला मुझे याद है, एक यही फाइल वाला क्योंकि ये मेरा गलत हुआ था इस तरह है। और एक भी और क्वेश्चन था, बस 3 से 4 थे, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से नहीं थे। फिर उस पर दोबारा से जो चेयरमैन साहब थे, हाँ अब चेयरमैन साहब ने मुझसे दोबारा जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया तो उसने मुझसे पहला क्वेश्चन कहा जी रिट क्या है और रिट की कितनी टाइप्स हैं। अब मैं बता ही रहा था यहाँ पे कि रिट कितनी टाइप्स है, बिजली चली गई तो पूरा कमरा जो है वो रोशनी थी वो ख़त्म हो गई, अंधेरा हो गया, तो मैं चुप कर गया। तो अब यहाँ पे पहले तो ज़ाहिर है वहाँ पे AC वगैरह चले हुए थे और इस तरह था। तो फिर थोड़ा सा जब कशीदगी थोड़ी 10-15 सेकंड ही वो बस रही होगी, फिर मैंने उससे पूछा कि सर आप काइंडली क्वेश्चन को रिपीट कर दें। तो उसने मुझसे पूछा रिट क्या है। अब रिट जो है जो मेरे हिसाब से थी वो शायद वो अदालत वाली रिट पूछ रहा था। मैंने उस हिसाब से उसको बताया कि रिट ये होती है अदालत का जो हुक्मनामा होता है, और 5 टाइप की होती है, हॉर्बस कार्पस वो इस तरह से की कुछ थी, करीरी उस तरह की कुछ थी, वो मुझे अब याद नहीं है। उस वक्त तो मेरा रट्टा लगा के गया होता खैर उसे, क्योंकि एक बंदे ने आके एक ग्रुप में शेयर किया होता कि मुझसे ये पूछा, तो उस हिसाब से फिर मेरा रट्टा लगा के गया था उन चीज़ों में। वो मैंने उसको बताया, उसने कहा नहीं यार मैं आपकी गवर्नमेंट की रेट के बारे में पूछ रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता, ना मेरा कोई इतना खास नॉलेज था कि गवर्नमेंट की रेट होती क्या है, इससे क्या मुराद है। खैर बाद में आके मैंने जब देखा तो उसका मतलब ये होता था कि ऐसी जगह जहाँ पे गवर्नमेंट की सवेरेंटी कायम रहे, उसकी ज़ारादारी कायम रहे, और ये कैसे कायम की जाती है जी, जो जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, फौज है, पुलिस है, इस तरह के महकमे के थ्रू की जाती है। तो खैर इस तरह के मैंने उसको बताया। तो उसी वक्त उनके तासुरात से ख़ास तौर पे जब ये मैं इसके बारे में बता रहा था तो मुझे पता चल गया था, वो दवाइयाँ भी ले रहा था और ये वो, कि मेरा कोई ख़ास इंटरव्यू हो नहीं रहा। लेकिन ये एक नया एक्सपीरियंस इस लिहाज से था कि मैंने जो है वो इंग्लिश में दिया सारे के सारे इंटरव्यूज़। तो इतना कोई बड़ा इंटरव्यू भी नहीं था, मैक्सिमम ये 10 से 11 मिनट का इंटरव्यू रहा होगा। उसमें जो मेन पार्ट था वो स्मॉल इंडस्ट्री से पूछा गया कि स्मॉल इंडस्ट्री से आप जी हमें बताएं, जो मैंने तकरीबन सही बताया सारा। जहाँ पे मैं चौक कर गया वो ये एक तो चेयरमैन साहब के क्वेश्चंस थे, ई फाइलिंग, फोआस और डिजिटल वर्ल्ड से कुछ थे, मुझे तो नाम भी याद नहीं। कोई एक दो क्वेश्चन ने ऐसा पूछा था कि मेरे तो फिर तक भी नहीं मालूम थी कि कोई टर्म यूज़ होती है, तो उसमें फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने सॉरी कहा। और फिर जाहिर है जब आप एक चेयरमैन को इम्प्रेस ना कर पाए तो पैनल को हेड ही चेयरमैन कर रहा है तो आपको पता चल जाता है कि आपका नहीं होगा। तो मैं बाहर निकला तो ये मुझसे पहले एक साहब जा रहे थे, मैंने उनसे रोक के पूछा कि आपका कैसे हुआ। उसने कहा जी मेरा तो ठीक हुआ। मैंने कहा आपने इंग्लिश में दिया जी या उर्दू में दिया। उसने कहा जी मैंने इंग्लिश में दिया। पता नहीं शायद उन्होंने कहा मिक्स दिया, तो मैंने कहा अगर मिक्स दिया, हाँ उसने भी कहा मैंने इंग्लिश में दिया। मैंने कहा फिर तो मैंने कोई अलग काम नहीं किया। मुझे लग रहा था कि शायद मैं सारा इंग्लिश में दे के आया हूँ तो ये चीज़ मेरे प्लस पॉइंट पर जाए, तो लेकिन उसने कहा जी मैंने भी इंग्लिश में दिया है। तो मैंने कहा जी फिर तो कोई मेरा इतनी खास कारकर्दगी नहीं रही। तो मैं इस सीट को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मेरा ये रिकमेंडेशन होगी, क्योंकि मुझे पता था एग्जैक्टली कि एक तो अगर कंप्यूटर का होता ना ये सीट सिर्फ कंप्यूटर वालों की होती, फिर मुझे पता होता कि इतना अगर मैंने इंटरव्यू दे लिया है ना तो कंप्यूटर में इंशाल्लाह मैं मार नहीं खाता तो मेरा हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि इतने सारे फील्ड से इकट्ठे थे लोग, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे था कि यार मेरी ये रिकमेंडेशन नहीं होगी।
तो उसका फिर मैं वेट भी नहीं कर रहा, सीधी बात। इवन कि जब ये लास्ट लिस्ट आई जिसे मैं रिकमेंड हुआ, मुझे पता ही नहीं था, एक दिन पहले आ चुकी थी, 5 मार्च को आ चुकी थी, मुझे 6 मार्च को पता चला, वो भी किसी स्टूडेंट ने देख के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया कि सर आपकी रिकमेंडेशन हो गई, फिर मुझे पता चला कि इसकी रिकमेंडेशन हो गई। तो ये इस तरह सीन बना है। हालांकि इस तरह होता नहीं है, मैं पहले ही देख लेता हूँ, मैं मुसलसल PSC को चेक करता रहता हूँ जब रिजल्ट आने वाला हो, तो लेकिन इस तरह कैसे बना था। तो इसमें यह है कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो लेकिन अल्लाह की प्लानिंग हमेशा बेस्ट होती है। थर्ड मेरिट लिस्ट में मैं बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में आ गया है। इस एक्सपीरियंस से मुझे एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिली है कि कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। कभी कभी रिजल्ट थोड़ा लेट आता है, लेकिन अगर मेहनत और नीयत सही हो ना, तो अल्लाह बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन चीज़ अता करता ही करता है। तो जो भी फ्रेंड्स PPSC या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे बस यही कहूँगा कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो दुआ में याद रखिएगा अपने भाई इजाज़ फारूक को। अल्लाह हाफिज़।